वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे कवकों का वर्गीकरण। इससे पहले वीडियो तक हमने कवक के आर्थिक महत्व को देखा था और कवक के आर्थिक महत्व के अंतर्गत मैंने सिर्फ आर्थिक महत्व ही बताया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन लाभ और हानि से भी पूछा जाता है, तो आप लोग उसको लाभ और हानि से पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कवक का वर्गीकरण। तो कवक को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कवकों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो कवकों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है फाइकोमाइसीटीज। पहला क्या है? फाइकोमाइसीटीज पहला। दूसरा है एस्कोमाइसीटीज। दूसरा क्या है? एस्कोमाइसीटीज। फिर तीसरा है बेसिडोमाइसीटीज। तीसरा क्या है? बेसिडोमाइसीटीज। और चौथा है ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो इस तरीक़े से कवकों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है माइकोफाइसीटीज, दूसरा है एस्कोमाइसीटीज, तीसरा बेसिडोमाइसीटीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो हम सबसे पहले पहला को देख लेते हैं कि फाइकोमाइसीटीज में कौन कौन से कवक को रखा गया है और ये कैसे होते हैं। तो जो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत जितने भी कवक आते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं। क्या होते हैं वो? जलीय होते हैं। तो वाटर मोल्ड भी लिख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं? जलीय कवक। फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत जितने भी कवक आते हैं वो किस तरीके से होते हैं? जलीय कवक होते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि इस जो मतलब इस समूह के अंतर्गत जो कवक आते हैं, है ना, तो इस समूह के जो कवक सूत्र होते हैं, यानी कि जो कवक, जैसे कि कवक क्या होता है? एक जाल के समान ही रहता है, तो उसके जो सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? अपटीय होते हैं। अपटीय मतलब उसमें जो पट होते हैं, है ना, जैसे कि डायग्राम में बताया गया था इस तरीके से, तो बीच बीच में ऐसे रहते हैं, है ना, ऐसे करके जॉइंट रहता है, उसको पट बोला जाता है। तो यही पट फाइकोमाइसीटीज समूह के कवकों में एब्सेंट होता है। तो ये उसका मुख्य लक्षण है कि फाइकोमाइसीटीज में क्या होता है कि जो कवक सूत्र होते हैं वह अपटीय होते हैं, इसमें पट एब्सेंट होता है। और ये किस तरीके के होते हैं? तो ये होते हैं एक कोशिकीय। किस तरीके के होते हैं? यह एक कोशिकीय होते हैं। और लिख सकते हैं कि इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन, तो इसमें अलैंगिक प्रजनन 2 तरीके से होता है ना। एक होता है चल बीजाणु द्वारा। जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किस तरीके से होता है? चल बीजाणु द्वारा होता है और अचल बीजाणु द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से अलैंगिक प्रजनन इस प्रकार के कवकों में पाया जाता है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं करके। तो इसमें उदाहरण में, इसमें का उदाहरण मस्ट है। तो इसमें उदाहरण में आता है म्यूकर। म्यूकर को रखा गया है फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत। अगला है राइजोपस, है ना। किसको किसको रखा गया है? म्यूकर को, राइजोपस को। यहाँ पर जो राइजोपस है उसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। जो ब्रेड में कवक पाया जाता है वो कौन सा कवक है? राइजोपस ही है, इसलिए इसका नाम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर यह पाया जाता है। फिर है एल्बिगो। एल्बिगो, अगला क्या है? एल्बिगो। ये क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? यह परजीवी होता है जो सरसों, मस्टर्ड में परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ये जो एल्गो है वह क्या है? सरसों का
परजीवी है। क्वेश्चन आता है कि सरसों का परजीवी कवक कौन सा है करके, तो आप क्या लिखेंगे? एल्बिगो। और एक आता है पाइथियम। अगला क्या है? पाइथियम। तो ये है सब फाइकोमाइसीटीज के उदाहरण। आपको उदाहरण यहाँ पर याद रखना होगा, यही मस्ट है। फिर अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा है? एस्कोमाइसीटीज। तो दूसरा हम देखते हैं एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जो कवक होते हैं वो इनमें ये पट्टी होते हैं, है ना। इनके जो कवक सूत्र होते हैं, कवक सूत्र किस तरीके से होते हैं? पट्टीय होते हैं, यानी कि सेप्टेट होते हैं, जो सेप्टल पाया जाता है, सेप्टेट होते हैं। मतलब इसमें जो पट है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अगला इसमें लक्षण देख लेते हैं कि ये बहुकोशिकी भी होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकी भी होते हैं और एक कोशिकी भी होते हैं। बहुकोशिकी और एक कोशिकी दोनों होते हैं। तो बहुकोशिकी के अंतर्गत पेनिसिलियम आ जाएगा, पेनिसिलियम। और पहले से आप जानते ही हैं कि एक कोशिकी में कौन सा कवक आता है? ईस्ट आता है करके। ठीक है। अब इसका हम अगर अलैंगिक प्रजनन को देखेंगे, इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वह कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया क्या होता है? आप जानते हैं कि कवक का जो शाखा होता है, उसका जो अग्रभाग होता है वह गोल संरचना के रूप में गोले गोले संरचना बन जाते हैं और वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना। और क्या करता है? अंकुरित होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? कोनिडिया कहा जाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसमें उदाहरण में आएगा एस्परजिलस। एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत कौन आता है? एस्परजिलस आते हैं, क्लेविसेप्स आते हैं, क्लेविसेप्स भी क्या है? एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आने वाला कवक है। एक और होता है इसमें न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है? इसको जैव रसायन में और आनुवंशिकी में इसका उपयोग होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि न्यूरोस्पोरा क्या होता है? यह जैव रसायन और आनुवंशिकी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, अगला क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर में मिसप्रिंट हो गया था। ये क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज है। तो बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है कि इसको क्लब फंगी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इसके जो कवक सूत्र होते हैं वो पट्टीय होते हैं। कवक सूत्र क्या होते हैं? पट्टीय होते हैं। ठीक है। और इसमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर में देखे थे कि अलैंगिक प्रजनन पहले में क्या होता है? चल बीजाणु अचल बीजाणु द्वारा। इसमें क्या है? कोनिडिया द्वारा होता है। तो ये दोनों क्या है? एक बीजाणु ही हैं। लेकिन जो बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत जो भी कवक आते हैं वो अलैंगिक प्रजनन तो होता है, लेकिन वह बीजाणु द्वारा नहीं होता है, बीजाणु द्वारा नहीं होता है ना। ये अन्य विधियों द्वारा इनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत आते हैं मशरूम। जो मशरूम है ना, इसको क्या बोला जाता है? एग्रिकस कहा जाता है। जो खाने वाले मशरूम होते हैं वो आते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत। और कौन सा आ सकता है? तो और आता है एस्टिलेगो। ये भी क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत ही आते हैं। और पक्सिनिया आपने सुना ही होगा, जो क्या है? रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको रस्ट कवक भी कहा जाता है। पक्सिनिया क्या करते हैं? रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं, चौथा है ड्यूटेरोमाइसीटीज।
अब अगला हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये लास्ट वर्गीकरण का लास्ट समूह होता है कवक का, ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस समूह के कवक में, इस समूह के कवकों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि इस प्रकार के जो समूह के जो कवक हैं उसमें लैंगिक प्रजनन पूर्णतः अब्सेंट होते हैं। तो इनमें जो अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह इसमें कोनिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया द्वारा होता है। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण में इसमें आते हैं क्लोटोट्रिकम। इसका उदाहरण है क्लोटोट्रिकम, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है ट्राइकोमा, ये ट्राइकोडर्मा। दूसरा उदाहरण क्या है, ट्राइकोडर्मा। फिर तीसरा है हेलमिन्थोस्पोरम, हेलमिन्थोस्पोरम। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया। तो इतने प्रकार के कवक हैं जिसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत रखा गया है। तो जो क्लोरोट्रिकम होता है वह शुगर कैन है ना, गन्ना जो आपने सुना होगा, गन्ना जानते ही हैं आप, सब खाते भी होंगे। तो गन्नों में रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन मतलब जो गन्ने में आपने देखा होगा कि लाल कलर के धारी के समान लाल कलर की जो लाइन दिखाई देती है ना, वो क्या है, रोग है वो एक प्रकार का। तो जो क्लोरोट्रिकम नामक जो कवक होता है वो गन्नों में है ना रेड रॉट ऑफ शुगर कैन नामक बीमारी उत्पन्न करता है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या है, यह दाद रोग उत्पन्न करता है, दाद। और जो हेलमिन्थोस्पोरम है ये बंगाल राइज डिजीज़ उत्पन्न करता है। कौन सा डिजीज़, बंगाल राइज डिजीज़ है ना, जो बंगाल से मतलब जो बंगाल के चावल होते हैं उसमें जो हेलमिन्थोस्पोरम नामक जो कवक है वह उसमें रोग उत्पन्न करता है। और अल्टरनेरिया क्या है, तो यह आलू में रोग उत्पन्न करता है और उस रोग को कहा जाता है ईयरली ब्लाइटी पोटैटो। तो जो अल्टरनेरिया है वो क्या है, पोटैटो में ईयरली ब्लाइटी पोटैटो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था यह कवकों का वर्गीकरण। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे लाइकेन। अगला टॉपिक क्या है, लाइकेन्स। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी होता है। क्या होता है लाइकेन, तो लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है। लाइकेन एक सहजीवी है। सहजीवी का मतलब होता है कि इसमें दो जीव है ना साथ साथ में क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो लाइकेन में दो जीव कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक दोनों आपस में मिलकर एक साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइकेन है वह सहजीवी है। तो यहाँ पर कौन कौन से जीव साथ में रहते हैं, तो कवक प्लस शैवाल। कवक और शैवाल दोनों क्या है, साथ साथ उपस्थित होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लाइकेन है उसमें कवक के भी लक्षण पाए जाते हैं और शैवाल दोनों यहाँ पर होता है और दोनों साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, यह
मदद करते हैं। जिस प्रकार से शैवाल क्या होते हैं, हरे दिखाई देते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कवक जो है वह क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये जो कवक है वह भोजन के लिए शैवाल पर डिपेंड रहता है। और शैवाल को क्या चाहिए, तो इनको नमी चाहिए। तो वो नम स्थान देने का काम कौन करता है, कवक करता है। तो इस तरीक़े से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस लाइकेन में जो कवक के सदस्य होते हैं, है ना, क्या होते हैं, जो कवक के सदस्य होते हैं उनको कवकांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवकांश कहा जाता है। इंग्लिश में इसको माइकोबियांट कहा जाता है। ये क्या है, माइकोबियांट। उसी तरीक़ा से यहाँ पर शैवाल के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो शैवाल के सदस्य को कहा जाता है शैवलांश। क्या बोला जाता है, शैवलांश। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है फाइकोबियांट। तो इस तरीक़ा से कवक के जो सदस्य होते हैं लाइकेन में उसको माइकोबियांट कहा जाता है, और शैवाल के जो सदस्य होते हैं उसको फाइकोबियांट कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि हम इसका कुछ लक्षण देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसका खोज देख लेते हैं। तो लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था। लाइकेन की खोज किसने किया था, तो लाइकेन की खोज तुलासने नामक वैज्ञानिक ने किया था 1852 में। और लाइकेन का अध्ययन किसने किया था, तो लाइकेन का अध्ययन किया डी बेरी ने। किसने किया, डी बेरी ने लाइकेन का अध्ययन किया था। तो इस तरीके से लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था 1852 में, और उसका अध्ययन किसने किया, डी बेरी ने किया। अब यहाँ पर हम इसके अगर लक्षण देख लेते हैं, तो जो लाइकेन होता है वह क्या है, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, यह स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें शैवाल भी पाया जाता है और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं। थैलोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं यह, थैलोफाइटिक। थैलोफाइटिक का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वह सुकायवत होती है ना, एक थैली के समान होती है, सुकायवत। और कैसी होती है, यह संयुक्त होती है, संयुक्त और सहजीवी है यह। तो लाइकेन क्या होती है, स्वपोषी होती है, थैले के समान संरचना होती है, संयुक्त होती है और सहजीवी होती है। लाइकेन जो है वह क्या करते हैं, हमेशा स्वच्छ जगह पर ही पाया जाता है, यानी कि जिस जगह पर प्रदूषण रहेगा वहाँ पर लाइकेन अब्सेंट रहता है। इसीलिए जो लाइकेन है वह एक इंडिकेटर का भी काम करता है। मतलब जहाँ पर लाइकेन होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो जो एरिया है वह क्या है, शुद्ध है। और जहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाता तो हम क्या समझेंगे कि वो एरिया जो है वो क्या है, प्रदूषित है। तो इस एक प्रकार से अगर कहा जाए तो लाइकेन क्या है, एक पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है यह। अब इसका यदि हम आवाज़ देखते हैं, लाइकेन का यदि आवाज़ देखेंगे, आवाज़ यानी कि लाइकेन जो है वह कहाँ पाया जाता है करके, तो लाइकेन कहाँ पाया जाएगा, तो नम स्थानों पर। नम स्थानों पर, अब नम स्थान क्यों, कवक की वजह से, है ना। नम स्थानों पर, पेड़ों की छाल पर, आपने देखा होगा जो पेड़ों की छाल होती है ना, तो जो नमी वाले स्थान होते हैं तो वहाँ पर पेड़ों की छाल में, नम भूमि में, लकड़ियों में भी, जो लकड़ी गीली होती है वहाँ भी लाइकेन प्रेजेंट होता है। चट्टानों में यह प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीक़ा से था यह लाइकेन का आवास। अब यदि हम लाइकेन का यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो वह इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर और नीचे का है ना, जो रेड कलर में दिख रहा है, ये क्या होते हैं, कवक का लेयर होता है ना। और बीच में क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा एक तंतुमय संरचना दिखाई दे रहा है। तो ये
चारों ओर से ये जो गोले गोले में जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, शैवाल है। तो ये जो लेयर तंतु दिखाई दे रहा है वो चारों ओर से शैवाल को क्या करते हैं, घेरे रखते हैं, और घेरे रहने की वजह से शैवाल को नमी प्रदान करते हैं ये। और जब ये पूरी तरीक़ा से, जब ये लेयर मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जब लाइकेन जो है वो पूरी तरीक़ा से परिपक्व हो जाते हैं, तो ये लेयर जो है वो फट जाता है, और उसके पश्चात ये जो एल्गी लेयर होता है ना, ये साथ में इस तरीके से रचना में वह बाहर निकलते हैं। मतलब शैवाल को साथ में लेकर ये क्या करते हैं, टुकड़ों में यह बाहर निकलते हैं, और बीच में, इसके बीच में क्या भरा होता है, शैवाल यहाँ पर उपस्थित होता है। तो इस तरीके से ये टूट के क्या होते हैं, जब ये लेयर फटता है तो ये बाहर निकलते हैं। तो इस संरचना को कहा जाता है सिरिडिया। क्या कहा जाता है इसको, सिरिडिया कहा जाता है। तो ये सिरिडिया क्या करते हैं, एक प्रकार से यदि कहा जाए तो लाइकेन में यह प्रजनन का काम करते हैं। जैसे कि एक जगह में लाइकेन है, अब ये पूरी तरीक़ा से ये लेयर मैच्योर होने के पश्चात ये फट जाते हैं। फटने के पश्चात ये जो तंतु है वो शैवाल के साथ बाहर निकलते हैं ऐसे टुकड़ों में, और जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर एक नया लाइकेन उग जाते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या है, प्रजनन में यह मदद करता है। तो लाइकेन के प्रजनन में कौन सा अंग मदद करता है, तो सिरिडिया मदद करते हैं। अब हम लाइकेन का प्रजनन देखेंगे। तो लाइकेन में जो प्रजनन होता है वह कायिक प्रजनन होता है। लाइकेन में जो प्रजनन होता है वह कौन सा प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन, यानी कि वर्धी। इसको वर्धी भी कहा जाता है, यानी कि शरीर के भाग ही क्या करते हैं, नए लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो कायिक में भी अलग अलग के प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है खंडीय प्रजनन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। इसमें क्या होता है, जो लाइकेन रहता है वो क्या हो जाएगा, खंडों में बढ़ जाते हैं, खंडों में डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि इसमें बर्ड निकलते हैं, है ना, कलिका निकलते हैं, और कलिका निकलने के पश्चात, यानी कि अब इसमें कलिका कौन सा होगा, तो यही, जब ये लेयर फटने के पश्चात ये टुकड़ों में बाहर निकलते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है। और यही कलिकाएं स्वतंत्र होकर एक नए लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा, इसमें कभी कभी क्या होता है, लैंगिक प्रजनन भी हो सकता है, कभी कभी, लेकिन है ना, जनरली इसमें कायिक प्रजनन ही पाया जाता है। तो जो कलिका निकलते हैं तो उस कलिका को यहाँ पर क्या कहा जाता है, किसके द्वारा मुकुलन होता है, तो उस अंग का नाम है सोरिडिया। क्या नाम है, सोरिडिया, इसी को कहा जाता है सोरिडिया, यही वाला अंग है। अब हम इसका देखेंगे आर्थिक महत्व। तो लाइकेन का यदि हम आर्थिक महत्व देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका लाभ देख लेते हैं कि लाइकेन से क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ है कि लाइकेन को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब भोजन के रूप में, जैसे कि मनुष्य जो है ना, वो क्या करते हैं, लाइकेन को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं लिकेनोरा। लिकेनोरा को क्या करते हैं, मनुष्य अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और एक आता है पारमेलिया। दूसरा देखेंगे हम उसके लाभ में कि यह औषधि के रूप में भी उपयोग में आते हैं, औषधि के रूप में, है ना। कई जो लाइकेन है, जैसे कि क्लेडोनिया, ये क्या करते हैं, बुखार में, कि जो ज्वर आता है उसमें औषधि के रूप में यह क्लेडोनिया उपयोग में लाया जाता है। इवर्निया भी एक लाइकेन ही है, जो कफ से कि शरीर में क्या होता है, कफ की बीमारी होती है, यानी कि जब गले में कफ जमने लगता है तो उसके लिए लाइकेन का यूज़ किया जाता है। फिर है अगला, हम इसका लाभ देख लेते हैं कि यह परफ्यूम के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इत्र के रूप में, परफ्यूम। तो इत्र के रूप में, तो जो रेमेलाइना करके जो लाइकेन होता है, रेमेलाइना, ये जो रेमेलाइना है इसका उपयोग साबुन में जो खुशबू आती है वह रेमेलाइना लाइकेन के यूज़ किया जाता है। और जो हवन सामग्री होती है, हवन के लिए जो सामग्री यूज़ किया जाती है जिसमें देखना सुगंध आती है, तो उसमें भी लाइकेन ही उपस्थित होता है।
और है खनिज। लाइकेन से क्या प्राप्त होता है, या मतलब खनिज के लिए लाइकेन का यूज़ किया जाता है। खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से था यह लाइकेन का लाभ। अब हम देख लेते हैं इससे हानि क्या क्या होती है। अब लाइकेन का हम लाभ तो देख लिए कि इससे क्या क्या लाभ होता है करके, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, अब इससे हानि भी तो कुछ तो होती होगी। जैसे क्या क्या हानि होती है, तो जल लाइकेन होता है वह क्या करता है, स्किन डिजीज़ उत्पन्न करता है ना, यानी कि स्किन जो त्वचा रोग होता है वह उत्पन्न करता है। जानवरों में भी बीमारी उत्पन्न करता है, जानवरों में भी यह क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करते हैं। और क्या कर सकते हैं ये, और क्या हानि होती है इससे, तो ये लकड़ियों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो नम लकड़ियां होती हैं उसमें यह क्या करते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, और उपस्थित होने के पश्चात लकड़ियों को क्या करते हैं, यह नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जो लकड़ी होती हैं वह किसी भी काम के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या हो जाती है, जो लकड़ियाँ होती हैं वो नम हो जाती है, तो लकड़ियों को नुकसान पहुंचाती है। और क्या करते हैं कि जैसे कि जो लाइकेन है, यदि वह सूख जाता है तो वह ज्वलनशील के रूप में भी उपयोग में आता है। तो ज्वलनशील होता है। अब ज्वलनशील होता है तो ये क्या होगा, ज्वलनशील है तो जैसे कि अगर लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कि जंगलों में जो आग लगती है तो उसका कारण क्या है, लाइकेन की वजह से। जब लाइकेन सूख जाता है तो यह क्या हो जाता है, ज्वलनशील हो जाता है, और किसी भी चीज़ के टकराने से इसमें तुरंत क्या हो जाती है, आग लग जाती है, और जिसके कारण से पूरा जंगल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अधिकतर यह गर्मी के दिनों में ही इस प्रकार से हानि लाइकेन के द्वारा होती है। तो इस तरीके से था यह लाइकेन। अब अगले वीडियो में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वायरस है। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।